बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 फॉर कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 2 शुरू किया हुआ था जो कि रिलेट कर रहा था ऑडिट रिपोर्ट से, और ऑडिट रिपोर्ट के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर किए थे। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में वो पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने मॉडिफाइड ओपिनियन कितनी तरह के हो सकते हैं वो पढ़े हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पढ़ा है। ये तीन मेन चीजें हमने पढ़ी थी। इसके हवाले से किसी का कोई सवाल? इसमें जो प्लेसमेंट है जी, ये बता दें। प्लेसमेंट, एम्फेसिस ऑफ मैटर की प्लेसमेंट, आप में से कोई बता सकता है? आप ओके। एम्फेसिस ऑफ मैटर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें एक सीक्वेंस था, सबसे पहले टाइटल आ रहा था, फिर एड्रेस आ रहे थे, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एम्फेसिस ऑफ मैटर हमने पढ़ा है कि ये अगर जरूरत हो तभी ऐड करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अगर इसकी जरूरत पड़ जाती है और हमें ये ऐड करना है तो इसको कहां पे ऐड करना है, क्वेश्चन ये था। ठीक है, अरेंजमेंट क्या रखनी है इसको, तो इसमें लिखा हुआ ये है कि इसको बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद रख रहे होते हैं हम। ठीक है, लेकिन एक और पैराग्राफ भी होता है की ऑडिट मैटर के नाम से। किस नाम से? की ऑडिट मैटर, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। अगर तो की ऑडिट मैटर भी इंक्लूडेड हो तो उस केस में हम देख लेते हैं कौन सा मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर तो की ऑडिट मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे उसको रखेंगे। अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे ये रखेंगे। यहां पे हमारी क्या अप्लाई हो रही होती है? जजमेंट। यहां पे कोई आपको गलत या सही नहीं कर सकता। अगर आपने कोई एक ऊपर रख दिया और उसकी जस्टिफिकेशन दे दिया आपने, जस्टिफिकेशन मतलब कि आपके हिसाब से क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे। इसके अलावा कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? अच्छा, बिस्मिल्लाह। आप मुझे बता दें एम्फेसिस ऑफ मैटर कब ऐड करते हैं हम? इसमें ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग अपना लिखते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट जब हम लोग बना रहे होते हैं उसमें अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जो यूज़र के लिए ज़रूरी है तो हम एक अलग से पैराग्राफ ऐड कर देते हैं उसमें, ताकि यूज़र उसको ध्यान से पढ़ ले। इसमें जो है ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं होता, सिर्फ एक कुछ मेन चीज़ें थी जो हाईलाइट कर देते ऑडिटर की यूज़र इसको पढ़ सके। ये कौन से मैटर्स होते हैं? ये जो जैसे कोई लीगल केस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइश्यू होगी, रीस्टेटेड होगी, कोई हमारी और भी काफी। ठीक है, अभी आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। एक मटेरियल अनसर्टेनिटी थी रिलेटेड टू लिटिगेशन, एग्जांपल आपने पढ़ी है कहीं? ठीक है, अच्छा, उसका इफेक्ट जो था वो इममटीरियल था। उसका इफेक्ट क्या था? इममटीरियल, और मैनेजमेंट ने वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं की, तो क्या इफेक्ट होगा हमारी रिपोर्ट पर? हम ये बता देंगे वहां से अलग पैराग्राफ में लिख के कि उनकी सारी बात के रूल्स का। क्वेश्चन मेरा दोबारा, क्वेश्चन दोबारा सुने। एक लिटिगेशन थी, उसके हवाले से क्या थी? अनसर्टेनिटी थी। हमें नहीं पता था कि ये कंपनी के फेवर में आएगा या कंपनी के अगेंस्ट आएगा। उसका इफेक्ट क्या है? इममटीरियल। क्या इफेक्ट है? इममटीरियल। तो उसका रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट आएगा? सेम जवाब है आपका। इम्पैक्ट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग जैसे मटेरियल की परसेंटेज हमारे पास 20% है, ठीक है, 20 इममटीरियल है, इममटीरियल है। सर अगर करीब वो अमाउंट तो इमटीरियल नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बताया हुआ इममटीरियल, तो फिर तो ये लिखेंगे सर, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा रिपोर्ट पे। लेकिन लीगल केस है तो हम लोग एम्फेसिस ऑफ मैटर लिखेंगे। आप कह रहे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर लिखेंगे, आप क्या कह रहे हैं? सर मटेरियल है तो इसका रिपोर्ट पे तो कोई वो नहीं आएगा। आप कह रहे हैं ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं आएगा क्योंकि ये मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये पॉइंट पिक करवाना था मैंने। अगर एक चीज ऐसी है जो इममटीरियल है तो हम तो यूजर की अटेंशन कहां ड्रा करवा रहे थे, जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। एक इममटीरियल चीज क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अगर एग्जामिनर में वो ऐसा सवाल दे दे और आप लिख दें कि हो सकता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इममटीरियल केस जरूरी हो, तो एग्जामिनर को आइडिया हो नहीं जाएगा कि आपने किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एम्फेसिस ऑफ मैटर में कौन से मैटर बताते हैं जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, और ऑब्वियस सी बात है कि एक इममटीरियल चीज उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, एक लिटिगेशन है, ठीक है, हमें क्या है उसके बारे में कंफ्यूजन है, ठीक है,
और उसका अफेक्ट क्या है, एडवर्स है। मैनेजमेंट ने वो नहीं बताई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप बता दें क्या फर्क पड़ेगा रिपोर्ट पे। सर एडवांस कलर तो हम लोग उनको बताएंगे कि आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करें, नोट्स में शो करें, नोट्स में शो करें, जहाँ भी जिस तरीके से। अगर वो नहीं करते तो हम लोग, क्योंकि वो एडवर्स है तो एडवर्स इसका मतलब कि मटीरियल हम लोग बोल सकते आपने मेरे सवाल को तो सुना, क्या अफेक्ट एडवर्स हो सकता है? हैं। एडवर्स नहीं, अफेक्ट नहीं, एडवर्स नहीं हो सकता। एडवर्स तो ओपिनियन होता है, मटीरियल ठीक है। टर्म्स को हमने बहुत गौर से पढ़ना है, ठीक है। अफेक्ट क्या हो सकता है, या मटेरियल हो सकता है या परवेसिव हो सकता है, ओपिनियन एडवर्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर अफेक्ट क्या है, मटेरियल, अब बताएं आप, ओपिनियन कौन सा होगा? सर अफेक्ट अगर मटीरियल है तो ओपिनियन हमारा होगा क्वालिफाइड। इसमें पहले आप एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि क्या ये मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? सर अगर मिसस्टेटमेंट भी हुई तब भी क्वालिफाइड होगा, अगर स्कोप लिमिटेशन हुई तब भी qualified। अगर मिसस्टेटमेंट हुई तो भी क्वालिफाइड है, अगर स्कोप लिमिटेशन हुई तो भी क्वालिफाइड है। अच्छा, जो स्कोप लिमिटेशन वाला क्वालिफाइड ओपिनियन होता है और जो मिसस्टेटमेंट वाला क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, उसमें फर्क बता दें आप मुझे। इसमें स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन और मिस स्टेटमेंट दोनों में हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। यहां तक अब क्लियर है? लेक्चर लिया हुआ है आपने? अच्छा, आप बता दें। सर स्टेटमेंट में जो है हम लोग बोलते हैं ना, स्टेटमेंट में हमें बताते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या कोई इनअप्रोप्रिएट। नहीं, उर्दू में आप बस ये बता दें, हमने एक ओपिनियन मॉडिफाई किया, हमने क्या ओपिनियन दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। क्वालिफाइड क्यों दिया? मटेरियल या तो मिस स्टेटमेंट होगी या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन होगी। एक क्वालिफाइड ओपिनियन जो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से है, और एक क्वालिफाइड ओपिनियन जो कि किस वजह से है? स्कोप लिमिटेशन, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन की वजह से। इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? ड्राफ्टिंग के अंदर क्या फर्क होता है? स्पेसिफाई कर दिया मैंने सवाल। स्कोप लिमिटेशन में तो हम लोग मतलब हमें वो चीज़ मिल ही नहीं रही होती ना, स्टेटमेंट में हम लोगों ने गलत लिखा हुआ तो। ठीक है, ओपिनियन की वर्डिंग हमारी सेम होती है सर वर्डिंग तो सही होती है, और बेसिस ऑफ ओपिनियन की, बेसिस ऑफ ओपिनियन हमारा चेंज होता है हमारा। बेसिस ऑफ ओपिनियन, बिल्कुल ये पूछना चाहता। ओपिनियन हमारा सेम रहता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन चेंज हो जाता है। उसमें एक लाइन ऐड होती है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्कस्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। जो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है उसी में स्कोप लिमिटेशन की वजह से, उसकी वर्डिंग क्या होती है ओपिनियन की? पढ़ें, उस बुक में पढ़ें। अच्छा, यहां तक हमें क्लियर है फिर चीजें? एक सेकंड रिकॉर्डिंग पॉज कीजिएगा। अच्छा, तो कंक्लूड हमने क्या किया कि जो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, ठीक है, आइदर वो किसकी वजह से हो? स्कोप लिमिटेशन की वजह से हो या वो मिस स्टेटमेंट की वजह से हो। जो ओपिनियन की वर्डिंग है वो क्या रहेगी? चेंज क्या होगा? बेसिस ऑफ ओपिनियन। अच्छा, अगर तो क्या हो? मिस स्टेटमेंट, मटीरियल हो, उसके अलावा दूसरी क्या हो सकती थी? परवेसिव मिस स्टेटमेंट और परवेसिव स्कोप लिमिटेशन, इनका ओपिनियन सेम होता है? चेक करें बुक में, ये स्टेटमेंट का एडवर्स होता है और दूसरे का डिस्प्ले। चेक करें, ड्राफ्टिंग चेक करें। अच्छा ठीक है, ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ें। सेम नहीं होता। सेम नहीं होता, ऐसी बात है। यस सर। और जो बेसिस ऑफ ओपिनियन है वो सेम होता है, क्योंकि बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम क्या बता रहे हैं? मैटर क्या था जिसकी वजह से मसला हुआ है। क्या बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखा हुआ हमने डिस्क्लेमर का या एडवर्स का? नहीं लिखा हुआ। रीजन क्या है? कि सेम बेसिस ऑफ ओपिनियन जो क्वालिफाइड में इस्तेमाल हो रहा था वही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या होगा? ड्राफ्टिंग बिल्कुल वही। सर अगर हमें एविडेंस नहीं मिला तो क्वालिफाइड में हम क्या वर्डिंग लिख रहे थे? जो भी लिख रहे थे वो सेम वर्डिंग कहां पे आ रही होगी? डिस्क्लेमर में। अगर मटेरियल में स्टेटमेंट थी जो क्वालिफाइड के बेसिस ऑफ ओपिनियन की वर्डिंग थी, वो सेम वर्डिंग कहां होगी? एडवर्स ओपिनियन में। यहां तक बात समझ आती है हमें? ठीक है। अच्छा, बुक आप लोगों के पास अवेलेबल होगी है सबके पास? ठीक है। अच्छा, अब से ऑनवर्ड ना, क्योंकि ये लेक्चर तो आपको पब्लिकली अवेलेबल भी थे, सारे यूट्यूब पर अवेलेबल थे। अब से ऑनवर्ड कोशिश क्या करें, पेन अपने पास रखा करें और एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, कोशिश करें पहले तो उसके ऊपर कुछ नोटिंग कर लें, जो क्लास में हम एग्जाम्पल्स वगैरह देख रहे हैं, या फिर एटलीस्ट उसको टिक मार्क कर लें। इससे होता क्या है, जब आप
1 साल के बाद बुक खोलेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ी तसल्ली होगी ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है। वरना होता क्या है, जब आप बिल्कुल न्यू बुक खोलते हो ना तो आप अचानक से घबरा जाते हो, ये क्या चीज़ आ गई। एटलीस्ट उस पर टिक मार्क लाजमी करना है, एडिशनल चीज़ें भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चैप्टर 1 का सवाल था, मैंने आपको काफ़ी सारे सवाल दिए थे चैप्टर 1 के, क्या आपने वो सारे किए? एक सवाल समझ नहीं आया आखिर क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं था मिस्टर जमशेद एंड कंपनी? आपने सारे किए? एक 9 ने किया। आपको भी 10 नहीं समझ आया? आपने सारे किए हैं, आपने मुझे बताया था 10 नहीं समझ आया, ठीक है। क्या आप क्वेश्चन अपने पास खोल सकते हैं? जी, ड्राइव लिंक में जाएं, उसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन 10, जमशेद एंड कंपनी। जमशेद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के क्या मतलब है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के से कुछ होगा। वो क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं किसका? स्टार बैंक लिमिटेड का। जमशेद एंड कंपनी किसका ऑडिट कर रही है? स्टार बैंक लिमिटेड का। मिल गया आपको सवाल? ठीक है। जमशेद क्या कर रहा है? इवेलुएट कर रहा है कोलेक्टेबिलिटी ऑफ 40 मिलियन लोन रिसीवेबल विच इज गिवन टू अ फर्म ऑफ पार्टनरशिप। हो क्या रहा है? बैंक था जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। बैंक का काम ही क्या होता है? लोन देना और लोन लेना। लोन ले कैसे रहा होता है बैंक? कोई बता सकता है मुझे? लोन ले कैसे रहा होता है? ये जो हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं अपने अकाउंट में, एक तरह से बैंक को लोन ही दे रहे हैं ना। तो बैंक ने क्या किया? लोन दिया है किसी को। किसको दिया है? एक पार्टनरशिप फर्म को दिया है। और जब भी हम किसी को लोन देते हैं, हम कुछ उससे क्या लेते हैं? सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि सिक्योर बाय अ मॉर्गेज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और सिक्योरिटी के तौर पे हमने क्या लिया उससे? लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा था? अप्रेजल परफॉर्म बाय अप्रेजल कंपनी शो द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ लोन अमाउंट। इस लाइन में वो क्या बता रहा है? ये जो बिल्डिंग ली थी ना हमने, जो लैंड और बिल्डिंग ली थी एज अ सिक्योरिटी, उसकी वैल्यूएशन करवाई हमने। किससे करवाई? एक अप्रेजल कंपनी से। यहां पे एक तीसरी कंपनी आ गई है। अभी तक तो कौन थे? एक ऑडिटर था और एक बैंक था। यहां पे कौन आ गई? एक तीसरी कंपनी आ गई। एक चौथी कंपनी भी यहां पे, एक चौथी पार्टी भी इन्वॉल्व है। वो कौन है? पार्टनरशिप फर्म जिसको लोन दिया गया, ठीक है। तो कितनी पार्टीज आ गई यहाँ पे? 4 पार्टीज आ गई। ये चौथी पार्टी क्या कर रही है? ये अप्रेजल कर रही है, यानी कि वैल्यूएशन बना के दे रही है किसका? उस लैंड और बिल्डिंग का, जो कि सिक्योरिटी के तौर पे पार्टनरशिप फर्म ने रखवाई है। किसके पास? बैंक के पास रखवाई है, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू जो है ना, इन एक्सेस ऑफ द लोन अमाउंट है, यानी कि लोन अमाउंट कितनी है? 40 मिलियन की, और जो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू है वो कितनी है? 40 मिलियन से ज्यादा है। तो ये बैंक इस चीज से सेटिस्फाई हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो लोन के अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो अगर उसको बेचता है तो उसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, वो अपने रिकवर कर सकता है आराम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अपॉन इंक्वायरी मिस्टर बिलाल द बैंक वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर बिलाल कौन है? बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, यानी बैंक का एम्प्लॉय, ऐसा ही है, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, जिसने लोन दिया है, जिसके पास सिक्योरिटी आई है। वो क्या स्टेट कर रहा है? आई नो द लोन इज गुड बिकॉज आई माई सेल्फ ओन 40% ऑफ पार्टनरशिप दैट ओन्स द प्रॉपर्टी एंड इज ओब्लाइज्ड ऑन द लोन। क्या कह रहे हैं भाई? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो लोन है ना, ये अच्छा है, यानी कि आपको रीपे हो जाएगा। किस बेसिस पे वो दे रहा है? कि जिस पार्टनरशिप फर्म को हमने लोन दिया था, हमने एक पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था बैंक ने, वो कह रहा है उस पार्टनरशिप फर्म में मेरी कितनी ओनरशिप है? 40% ओनरशिप है उसकी, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ आती है हमें, एक तो इंटरनल वाला बंदा है जो हमें बता रहा है, ठीक है, इस पे हम रिलाई नहीं करना चाहिए हमें, ऐसे ही है। और दूसरा जो बंदा है वो ओनर है किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हो गई? ऐसे ही है। एक एम्प्लॉय दूसरी पार्टनरशिप फर्म में क्या है? पार्टनर है, 40% अच्छा खासा स्टेक है उसका, ठीक है, और उसको हमने लोन दे दिया, ऐसे ही है। ये 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इजीली। अब आगे बढ़ते हैं। जमशेद साहब जो थे, जमशेद साहब कौन थे? जो कि ऑडिट कर रहे थे उसका,
ऊपर आप पढ़े जमशेद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। जमशेद साहब ने क्या किया, द लोन अपीयर कोलेक्टेबल, हमें लगता है कि लोन कलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसने रीजनिंग क्या दिया, मिस्टर बिलाल पर्सनली अटेस्टेड टू नॉलेज ऑफ द कलेक्टेबिलिटी एज अ मेजर ओनर इन द पार्टनरशिप। किस बेसिस पे वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि मिस्टर बिलाल साहब जो है ना, जो कि ओनरशिप रख रहे हैं 40%, वो ये बात कर रहे हैं। ऐसा ही है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड देन अप्रेज्ड वैल्यू एक्सीड द लोन अमाउंट, और जो वैल्यू है वो भी एक्सीड कर रही है लोन अमाउंट से, ठीक है। क्या अब इस सवाल में कोई मसला है किसी को, क्या मसला है? मतलब मसला नहीं है, मैं समझ करेक्ट में क्या मसला। क्या इससे एडवांस सवाल कल के टेस्ट में हमने किया है? सर मसला ये वहाँ पे सोल्यूशन नहीं था, हमने तो कर तो लेकिन सर वो इससे कंपैरेटिवली इजी था। तो इसमें 2-3 कंपनी और ये सब सारा मतलब वो करना। वहां पे जो वैल्यूअर था, वैल्यूअर के जो सिमिलर किस्म का बंदा था, वो हमारी रिलेटेड पार्टी था। यहाँ पे क्या कोई ऐसी चीज है यहाँ पे तो ये जो जो वैल्यूएशन कर रही है कंपनी, उसके बारे में कुछ बताया कि वो हमारी रिलेटेड है? नहीं बताया। तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये सवाल उससे आसान है। थोड़ा सा मिलता जुलता है। अच्छा, अगर समझ आ गए तो इसका आंसर सर इसका आंसर बहुत छोटा लिखा है। आप मुझे इसका सोल्यूशन कोई बता दें। जो लिखा हुआ है उसको छोड़ें, अपनी जजमेंट अप्लाई करें। जी आप बता दें। एक तो ये बात है कि हम लोग उसके जो इंटरव्यू बनना उस पर रिलाई कर रहे हैं जो कि गलत है। और दूसरा ये है कि हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कर रहे, हम लोग उसके रिलाई करके हम लोग कोई वो रिटर्न नहीं लिया, ये सच है। हम एक इंटरनल बंदे की स्टेटमेंट पर रिलाई कर रहे हैं, हम उसकी ओरल स्टेटमेंट पर रिलाई कर रहे हैं, रिटर्न नहीं ले रहे। ये दो मसले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सही है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने थर्ड पार्टी से मिला है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लें। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किससे लेंगे? जाके खुद मैनेजमेंट से पता करना, बिलाल की बात तो नहीं करनी। अच्छा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किससे लेते हैं हम? एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है? सर जिसको एक से थर्ड पार्टी से जो जाके हम पूछताछ करते हैं, थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी गार्ड हो गया, फिर बैंक से लोन लिया तो बैंक से जाके पूछ लिया ऐसे। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेंगे। नहीं मतलब ऐसे ही करना है। अच्छा ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है, अगर हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी हो, हम किसको भेज सकते हैं? किसको भेज सकते हैं? कंपनी का तो हम खुद ऑडिट कर रहे हैं। अगर उनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे दी, वो तो इंटरनल नहीं हो जाएगी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का नाम ही क्या है? एक्सटर्नल, यानी कि मैनेजमेंट के अलावा एक थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं। किसको भेज सकते हैं इस सिनेरियो में? सवाल पढ़े, कोई और बता सकते हैं? सिर्फ हम पार्टनरशिप फर्म को भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म को। कंफर्म करके अप्रेजल कंपनी को बनाया अप्रेजल कंपनी को। पक्की बात है, दोबारा पढ़ें। आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन पे, जस्ट अ सेकंड। जी आपको समझाया कुछ? सर अप्रेजल कंपनी कह रही है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का है, अप्रेजल कंपनी, क्योंकि वो क्या कर रही है? प्रॉपर्टी की वैल्यू कर रही है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की कोई दूसरी एग्जांपल दे सकते हो आप इसके अलावा मुझे? हम पेबल रिसीवेबल को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं, ऐसे ही है। वहां पे क्या होता है, अगर हमने एक कस्टमर को सेल की, हमारे अकाउंट्स में क्या आ रहा होगा? रिसीवेबल आ रहा होगा। उसके अकाउंट में क्या आ रहा होगा? कस्टमर के पेबल्स आ रहा होगा, हमें उसने पैसे देने हैं, ऐसे ही है। तो अगर हम उस कस्टमर को एज एन ऑडिटर एक लेटर लिख के भेजें कि आपके पास जितना पेबल आ रहा है ना, हमें वो कंफर्म कर दें, ऐसे ही है। हम क्या कह रहे हैं, आपके पास जितना पेबल है हमें वो कंफर्म कर दें। तो इसको ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पे पार्टीज कौन है? एक तो पार्टनरशिप है जिसको हमने लोन दिया है, ठीक है, और लोन दिया किसने है? बैंक ने दिया है। तो थर्ड पार्टी कौन होगी? वो पार्टनरशिप फर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न लेटर लिख के भेजेंगे जिसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन का नाम देते हैं, और उससे पूछ लेंगे कि आप हमें बताएं क्या
कि आप लोन की अमाउंट कितनी है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ऐसे ही है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, भाई इस पर हंस रहे थे, भाई को खुद समझ नहीं आई थी बात। वैल्यूअर, क्या हमें पता है कि जो वैल्यूअर है वो कैसा है, वो एक्चुअल में वैल्यूअर है भी या नहीं, या इन्होंने किसी को अपने पास दुकान वाले को पकड़ के वैल्यूअर बना दिया और उससे वैल्यूएशन करवा दी। ये जो यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी है, अप्रेजल कंपनी, हमें पता है? नहीं पता। तो हमें इसके ऊपर भी ये देखना है कि क्या ये इस काबिल है कि ये वैल्यूएशन ठीक से कर सके। ठीक है, पॉइंट आपने एक बिल्कुल ठीक पिक किया। कौन सा वाला? अप्रेजल कंपनी वाला। लेकिन उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अलावा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या कर रहे होते हैं, हम एक बंदे से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें बता दें आपने जो काम किया ठीक किया। यहाँ पे तो है ही एक कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, वैल्यूएशन कर रही है। हम उससे पूछेंगे कि आपने ठीक किया, वो क्या कहेगी, मैंने गलत किया। कभी कोई अपने काम को गलत कहता है? नहीं कहता। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हम रिसर्च करेंगे कि इसने पहले कितने कंपनीज की वैल्यूएशन की है, इसकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है, इसमें जो लोग इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं वो कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह की चीजें हम देख रहे होंगे। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन हमें समझ आता है। आपको वैल्यूएशन वाली बात समझ आई है? यही बात है कि एक अप्रेजल कंपनी है, उन्होंने कहा कि हमने इससे वैल्यू करवा लिया। क्या हमें पता है कि वो अप्रेजल कंपनी ठीक है या नहीं? क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं? हमें कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, जिसकी बेस पे हम उनके काम पे रिलाई कर सकें। या फिर अगर हम रिलाई नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, एक अपना वैल्यूअर हायर कर लो, अपना एक वैल्यूअर हायर कर लो और उससे काम करवा लो। ऐसे ही है। आप समझ आता है आपको सवाल? सर इसका जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि एक तो ओरल है और दूसरा इंटरनल, बिल्कुल। इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मसला क्या था, ये देखो। एक तो मसला ये है कि वो लोन दे सकता है या नहीं दे सकता। दूसरा मसला क्या है कि ये जो वैल्यूअर साहब है जिन्होंने बता दिया हमें कि इस प्रॉपर्टी की अमाउंट जो है वो लोन की अमाउंट से ज्यादा है। पहला मसला क्या है? पहला मसला क्या है कि लोन दे सकता है या नहीं दे सकता। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन दे के उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लो कि आप लोन दे सकते हो या नहीं दे सकते। उसके अलावा अगर एक्सेसिबल लोन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, बैलेंस शीट देखकर आपको आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी लोन देने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, और इसमें एक रिस्क भी आ जाता है। रिस्क क्या आता है कि भाई क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी है तो हो सकता है हम उसको फेवर देने के लिए लोन दे रहे हो सकता है वो इस काबिल ना हो कि वो रीपे कर सके, लेकिन स्टिल हम उसको लोन दे रहे हैं। हो सकता है ना ऐसा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टर्म्स देखेंगे। क्या हमने उसको कोई बहुत कम इंटरेस्ट रेट तो नहीं चार्ज कर दिया? ठीक है, क्या कंपनी ने इवेल्युएट किया है ये चीज को कि वो कंपनी जो जिसको हम लोन दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, कि वो लोन वापस कर सकती है या नहीं कर सकती? समझ आती है बात? इससे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कंपनी लोन दे सकती है या नहीं। दूसरा मसला क्या था, वैल्यूएशन का। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूअर है देखेंगे कि क्या वो इतना एक्सपर्ट है, क्या वो इस काबिल है कि वो वैल्यूएशन ठीक से कर सके, और अगर नहीं कर सकता तो अपना वैल्यूअर हायर कर लो, अपना वैल्यूअर अपॉइंट कर लो और उससे करवाओ वैल्यूएशन इस लैंड और प्रॉपर्टी की। कोर्स ऑफ एक्शन समझ आता है? अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं। क्या इसके सोल्यूशन तो एक दो लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ये बातें मैंने क्यों की हैं, अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ क्वेश्चन को पढ़े ना तो ये सारी बातें आपके माइंड में भी आ जाएंगी, आनी चाहिए ना। ऐसे ही है। तो ऑडिट का जब भी सवाल सोल्व करें तो हमेशा एक ऑडिटर बन के सोचना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, ये दो रूल आपने प्रैक्टिकली हमेशा अप्लाई करने हैं। कभी भी कोई सवाल रीड कर रहे हो उसको सोल्व कर रहे हो तो। यहां तक बात समझ आती है? ये एक आइडिया दिया हुआ है, जस्ट इसमें आप अपनी जजमेंट अप्लाई करें। मैंने आपको बताया था कि सवाल का सॉल्यूशन जो होता है ना, उससे कभी भी आपका सॉल्यूशन 100% मैच नहीं करता, करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये एक जजमेंटल सब्जेक्ट है। आपने एक चीज को वेरीफाई करना है, आप एक अलग प्रोसीजर अप्लाई कर लोगे, आप एक अलग प्रोसीजर अप्लाई कर लोगे। मकसद क्या था, वेरीफाई करना। ठीक है, दोनों ने वेरीफाई कर लिया, मकसद पूरा हो गया। ठीक है, आपने जो प्रोसीजर लिखा आपको भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे, आपने जो प्रोसीजर लिखा आपको भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर असर्शन जो हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं वो ठीक हो। जैसे कि कल के टेस्ट में हमने एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी थी। क्या वेरीफाई करनी थी? एग्जिस्टेंस। उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए था? फिजिकली जाकर इंस्पेक्ट करें।
अगर कोई उसमें ये लिख दे कि सर हम उसकी लीगल जो जिस पे उसको ट्रांसफर हुई है चीज, जिस डॉक्यूमेंट पे जो एग्रीमेंट है, जो मशीनरी उसको ट्रांसफर हुई है वो एग्रीमेंट हम देख लें, तो उससे क्या एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी? उससे क्या वेरीफाई होगा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि क्या उसकी ओनरशिप है या नहीं। तो अगर सवाल में वो पूछा एग्जिस्टेंस, तो उसमें हमने क्या करना है? फिजिकल वेरीफाई। अगर सवाल में पूछा कि आप ये बताओ कि ये मशीन कंपनी के पास पड़ी तो है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है किसी और की मशीनरी हो और कंपनी ने अपने पास, उसने कहा कि ये 2 महीने मेरा ऑडिट हो रहा है, आप मेरे पास रखवा दो, तो उस केस के में हम क्या करेंगे? जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देख रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है हमें? सर किसी केस में दोनों का जी। करना पड़ सकता है, रेजिस्टेंस का भी है, राइट्स ऑफ रिलेशन। इनफैक्ट हम दोनों ही कर रहे होते हैं। जब भी आपको एक जनरल, आप क्लाइंट पे जाते हैं, आपको हेड मिलता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो आपने तो उसी हर एक असर्शन टेस्ट करनी है। ठीक है, जो फिगर आ रही है वो फिगर ठीक है या नहीं, वो जो अगर कंपनी ने लिखा हुआ है कि मेरी ओनरशिप पे है, कंपनी के पास ना 2 तरह के एसेट्स आ रहे होते हैं, एक होते हैं ओन्ड एसेट्स, एक होते हैं लीज्ड एसेट्स। ओन्ड एसेट्स का क्या मतलब है? ये हमारा अपना है। लीज्ड एसेट्स का क्या मतलब है? लीज पे लिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। अगर कंपनी का क्लेम है कि ये हमारा अपना है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे? एग्रीमेंट देख लेंगे। दूसरा, कंपनी ने एक फिगर लिखी हुई अगर बैलेंस शीट में, तो इसका एक और ये भी मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है? कि इसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसके ऊपर ओनरशिप भी क्या है? हमारी है। तो ओनरशिप के लिए हम क्या देख लेंगे? एग्रीमेंट्स देख लेंगे। वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे? इसकी वैल्यू ठीक है या नहीं। सर ये आपका जी, कोई बता सकता है मुझे? सर जिसने इसकी वैल्यूएशन की, IAS 16 आप सब लोगों ने पढ़ा, क्या नाम है उस स्टैंडर्ड का? उसमें अपने रीवैल्यूएशन पढ़ी है। उसके अलावा इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है, उस स्टैंडर्ड का क्या नाम है? इम्पेयरमेंट कोड क्या है उसका? IAS 36। ठीक है, वैल्यू इन 2 चीजों पे मैटर नहीं कर रही होती, डिपेंड नहीं कर रही होती। अगर तो उसकी हालत खराब हो गई बिल्डिंग की, तो उस केस में क्या हो रही होगी? उसकी इम्पेयरमेंट हो रही होगी। और अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही हुई तो रिवैल्यूएशन हो रही होगी। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वो रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो भी कर रहे हो। अगर कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बात क्या कर रहे थे हम? बिल्डिंग की वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू कैसे देखेंगे हम? क्या वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है कि जिसमें आप बिल्डिंग को देख के बता सकें इतनी इसकी ये वैल्यू होगी? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड। ऑडिट में अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके ऊपर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, जिस तरह इस सवाल में हमने क्या पढ़ा था, एक वैल्यूएशन कंपनी थी, तो यहां पे भी तो वैल्यूएशन ही नहीं होनी, वैल्यूएशन ही होगी ना कि बिल्डिंग की क्या वैल्यू है। तो क्या हम एक वैल्यूअर को नहीं बुला सकते? अप्रेजल कंपनी को नहीं बुला सकते? हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैनेजमेंट से पूछेंगे आपने कैसे वैल्यू किया इस चीज को, आपने कैसे वैल्यू किया? उन्होंने भी एक वैल्यूअर को अपॉइंट किया होगा। अगर फिर हम क्या करेंगे? जिसको अपॉइंट किया उसके काम को चेक करेंगे। ठीक है, क्या वो इतना एक्सपर्ट है कि वो ये काम कर सके? ऑब्वियसली जो टेक्निकल रूल्स हैं वो तो हमें नहीं पता होंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, जिस तरह वैल्यूएशन के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्या वो सीएस होते हैं? नहीं होते, उसकी एक अपनी पूरी फील्ड है। तो उस फील्ड की जो क्वालिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेशन है, वो उस बंदे के पास होनी चाहिए जो वैल्यू कर रहा है। अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका काम इतना अच्छा नहीं होगा। तो अगर हम सेटिस्फाई नहीं है उस वैल्यूअर से, तो फिर हम क्या करेंगे? अपना वैल्यूअर अपॉइंट कर लेंगे और उससे कहेंगे आप मुझे वैल्यू निकाल के दो, और उस फिगर को मैच करेंगे उस फिगर से जो कि वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है। इससे हमने क्या चेक कर लिया? वैल्यू चेक कर ली। ठीक है, और ओनरशिप हमने किससे चेक की थी? एग्रीमेंट से। ठीक है, और उसके अलावा तीसरी चीज क्या थी कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, उससे हम क्या करेंगे? फिजिकल वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब एक क्लाइंट पे जाते हैं आपने हर असर्शन को देखना होता है। असर्शंस हम पढ़ेंगे, तकरीबन 7 के करीब असर्शंस होती हैं। ठीक है, और वो हम हर एक असर्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं, और हमें ऊपर अपने जो सीनियर्स होते हैं उनको बताना भी होता है इस असर्शन को मैंने इस प्रोसीजर के तहत टेस्ट किया है। और एग्जाम में भी हमें बताना होगा, अगर वो जनरल आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के प्रोसीजर्स लिखो, तो आपको बताना होगा कि हर एक असर्शन को आपने कैसे टेस्ट किया। समझ आती है यहां तक बात? ठीक है जी। बताया था कि ये जो मैंने रीजन लिखा था ना, ये एक्टिव मार्केट में जाकर चेक करने इस मार्केट,
तो आपने कहा था ये अभी तक जो ठीक है बाहर नहीं थी। Yes. इसकी क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी तक हमने एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। एक्सपर्ट के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। एक्सपर्ट कौन होता है? जिसको हम बुला रहे हैं। यहाँ पे कौन था? वैल्यूअर, जिसने वैल्यूएशन करनी थी। ठीक है, अभी तक क्योंकि हमने एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो अगर आप सॉल्यूशन में ये लिख रहे हो, ठीक है, कि हम वैल्यू देखने के लिए क्या करते हैं, मार्केट से एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये ठीक था। लेकिन वंस हम एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो हमें चीज स्पेसिफाई हो जाएगी ना कि हमें क्या करना है। अगर हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो कि उसकी वैल्यू करके दे रहा होगा। इनका सवाल समझ आया था आप लोगों को? कल के क्वेश्चन में इन्होंने सॉल्यूशन में लिखा था वैल्यू के तौर पे, वैल्यू का इन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिखा था कि मार्केट एनालिसिस कर लो। ठीक है, मार्केट एनालिसिस कर लो कि इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बननी चाहिए। मार्केट एनालिसिस कैसे हो सकता है? उसकी सिमिलर जो उस तरह की बिल्डिंग्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है, या अगर एक बिल्डिंग उससे अच्छी है तो उसमें उसका तकरीबन 90% ही होगी तो उसका 90% लगा लो। इस तरह के मार्केट एनालिसिस कर लो, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन भी ठीक है, वो कोर्स ऑफ एक्शन भी ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो फिर हम वो कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहे होंगे। अच्छा राफे भाई, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं सारे चैप्टर 2 के? एम्फेसिस ऑफ मैटर समझ आया आपको? समझ आया? ठीक है। एक लीगल केस था, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नहीं किया, करना चाहिए था वो, तो फिर मैटर नहीं आता, वो तो मिस्टेक, वो क्या हो जाएगी? मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। अगर वो इमटेरियल हो फिर बना सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया, दोबारा इसको रिपीट नहीं करते, ये आप क्लास अगेन ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट अभी तक चैप्टर 2 की एक भी नहीं दी, क्या रीजन है इसका? क्योंकि इसके हमने बहुत सारे सवाल करने हैं। क्योंकि सवाल इसके हमने बहुत सारे करने हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, ऐसे ही है। तो जो सवाल होगा ना उसमें हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई ठीक कर सकेंगे ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, क्या इसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर आना है, क्या अदर मैटर हम अभी पढ़ेंगे, क्या अदर मैटर आना है, क्या गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आना है, या की ऑडिट मैटर आना है। तो ये डिसीजन आप तब तक नहीं ले सकेंगे जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ नहीं लेते। ठीक है, और इस चैप्टर से कंफर्म्ड आपके 15 to 20 मार्क्स पूछ रहा होता है वो, इस चैप्टर से, रिपोर्ट वाले चैप्टर से। वो जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं अभी आपको नाम बता दूंगा, आपके ऊपर से गुजरेगा, आपको समझ पाना नहीं है तो अभी फायदा नहीं है। इसलिए हमने ग्रिड पे भी डिस्कशन नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें शुरू में नहीं पता होता कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। तो अभी मैं ग्रेड पे ऊपर आपको बता तो देता कि ये चैप्टर है, अनलेस किसी ने 50 लेक्चर पहले से लिए हुए हो, तो मैं आपको बता तो देता कि ये चैप्टर है, लेकिन आपको समझ नहीं आता। ठीक है, ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।